नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज फिर से एक बार लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 5 विधायिका और विधायिका का धमाकेदार जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 4। आइए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि संसद करती क्या है ठीक है ना, मतलब पढ़ लिया संसद क्या होती है, द्विसदनात्मक की क्यों होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने जान ली। पर सबसे मुख्य जो बात है वो है कि उसके कार्य क्या है, वो क्या काम करती है, और अगर कोई चीज या कोई भी अगर हमारे काम नहीं आती तो फिर क्यों जरूरत है उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरत उसकी इंपोर्टेंस जो है वो हमें पढ़नी होगी, मतलब वो संसद क्या क्या काम कर रही है वो हमें जानना होगा। जब हम इनके कार्य जानेंगे तब हम संसद की विशेषता, उसकी इंपोर्टेंस भी जान जाएंगे कि संसद हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। संसद क्या कार्य करती है? देखिए, संसद के पास जो मुख्य कार्य है ना, वो कार्य है कानून बनाना का। और अगर विधायिका कहा जाता है तो वो विधायिका इसीलिए कहा जाता है, विधायिका वह संस्था है जो देश में क्या है, विधि का निर्माण करती हो, कानून का निर्माण करती हो। तो संसद का जो मुख्य काम है वो तो कानून का निर्माण है, पर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम वो नहीं करते कि वहां बैठ गए और कानून बना दिए बस और फिर सारा दिन फ्री है या पूरे साल पूरे जीवन फ्री है, ऐसा नहीं है। कानून निर्माण के अलावा भी उनके पास अनेकों कार्य होते हैं। वो कौन कौन से कार्य होते हैं एक बार सारे जान लेते हैं, फिर एक एक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है विधायी कामकाज। विधायी कामकाज में क्या आ जाएगा, जो कानून बनाने वाले जितने भी काम है वो इसमें आ जाएंगे। वित्तीय कार्य, पैसा टक्का कौन संभालेगा, ये लोग ही संभालेंगे। प्रतिनिधित्व, बहस का मंच, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि संसद क्या है, उन प्रतिनिधियों के लिए, निर्वाचित नेताओं के लिए वो स्थान है वो जहां पे जाकर के देश के लिए कानून का निर्माण करते हैं। मतलब क्या होगा, डिबेट्स होंगी, बहस होंगी और फिर जो बेस्ट होगा वो बेस्ट निकल करके हमारे देश में लागू होगा। संवैधानिक कार्य करते हैं, निर्वाचन संबंधी कार्य करते हैं और न्यायिक कार्य भी करते हैं। ये सारे कार्य हैं, इनके कितने कार्य हो गए, टोटल 7 काम हमारे देश की संसद करती है। एक पहला विधायी, दूसरा वित्तीय कार्य, तीसरा प्रतिनिधित्व, चौथा बहस का मंच है, ये 5वां संवैधानिक कार्य कर रहे हैं, 6th पे निर्वाचन संबंधी कार्य और 7th पे ये न्यायिक कार्य कर रहे हैं। ये जैसे कि मैंने आपको तस्वीर दिखाई है लोकसभा की। अब देखिए जो ये वाला जो यहाँ पर है, यहाँ पर बैठते हैं अध्यक्ष महोदय। ठीक है, अध्यक्ष महोदय वो यहाँ पर बैठते हैं और इनके पास यहाँ पर बैठते हैं अधिकारी वर्ग बैठते हैं, सारा डेटा सारा रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। और यहाँ पर बैठते हैं सारे के सारे सांसदगण। ठीक है, लास्ट तक पूरा फुल रहता है सांसदगण और यहाँ पर भी कुछ अधिकारी जो उनको बिठाया जाता है वो अधिकारी बैठते हैं। ओके, तो ये पूरा इस प्रकार से डिजाइन करा गया है। अब सबसे पहले आ जाते हैं विधायी कामकाज। संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण काम है संसद का वो है कानून निर्माण। कानून निर्माण करना सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट काम ही संसद का माना गया है। और इसलिए हम देखते हैं कि संसद या तो पूरे देश के लिए कोई कानून बनाएगी, ठीक है, वो पूरे देश के लिए भी कानून बना सकती है। पूरे देश के लिए कानून बनाना, जैसे कि मान लीजिए मोटर व्हीकल एक्ट वो लेकर के आए। मोटर व्हीकल एक्ट में ये कहा गया है कि अब चालान 200 नहीं 500 कटेगा, वो पूरे देश में लागू होगा। तो कुछ कानून ऐसे हो सकते हैं जो पूरे देश के लिए बनाए जाए और कुछ कानून ऐसे हो सकते हैं जो देश के किसी भाग के लिए बनाए जाए। किसी भाग के लिए कोई कानून बनाना, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, संविधान का अनुच्छेद 370 हटाना कश्मीर की बात थी, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के लिए हुआ। चलिए ये भी हम संवैधानिक कार्यों में पढ़ेंगे, जो संविधान में संशोधन करा गया वो। अब आप कभी कभार कुछ कानून विशेष रूप से आप देखिएगा, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं या जो जनजाति वाले राज्य हैं, जैसे नागालैंड मान लीजिए, उधर के राज्यों के लिए, उन राज्यों के लिए विशेष रूप से कानून बनते हैं, विशेष रूप से कानून बनते हैं। तो वो कानून भी क्या देश के किसी भाग में ही लागू हो रहे हैं। और कुछ जैसे कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश के लिए अगर कोई भी कानून बनाया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा। तो पूरे देश के लिए भी हो सकता है और देश के किसी विशेष भाग के लिए भी कानून संसद बना सकती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्राय कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। देखिए, कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है संसद हमारी। जिसे भी देश की विधायिका होती है वो कानून बनाने के लिए सर्वोच्च संस्था होती है, वही कानून बनाएंगे। वह कानूनों को बना भी सकते हैं, पुराने कानूनों को हटा भी सकते हैं, पुराने कानूनों में कोई बदलाव भी कर सकते हैं। कानूनों से जुड़ा हुआ जितना भी काम है वो किसका है, विधायिका का है। तो हमारे देश की जो संसद है वो भी क्या है, विधायिका। हम लोगों को देखने को मिलता है कि विधायिका क्या है, उस चीज को हम लोगों को क्या करना होगा, एग्जैक्टली हम लोगों को क्या करना होगा, समझना होगा। तो सर्वोच्च संस्था है। अब सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्राय कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा सर, क्या हो गया कि जब सर्वोच्च संस्था है फिर सिर्फ और सिर्फ स्वीकृति किस प्रकार से दे रही है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। आओ उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखो,
सर्वोच्च संस्था है, इसमें कोई डाउट नहीं, कानून यही बनाएंगे, लोकसभा से पास, फिर राज्यसभा, राज्यसभा से फिर राष्ट्रपति। पर स्वीकृति देने का मतलब क्या होता है कि हाँ ठीक है, ठीक है, मतलब उसको एग्री कर देना कि हाँ हम इस चीज से एग्री है। सिर्फ और सिर्फ वो एग्री करने का काम ही क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो शुरुआत जो हो रही है कि भाई क्या कानून बनेगा क्या नहीं, तो जो विधेयक लेकर के आ रही है, विधेयक तो सरकार तय कर रही है, विधेयक तो सरकार तय कर रही है, संसद तय थोड़ी कर रही है कि ये कानून देश के लिए बनना चाहिए। वो तो सरकार कुछ लेकर के आई है, उस पर हाँ या ना बोला गया, उस पर हाँ या ना बोला गया है। खुद की इच्छा से संसद थोड़ी कह रही है कि भाई अभी ये कानून बनना चाहिए, इस कानून पे बैठ करके चलो आज कुछ सोचते हैं, कुछ नया करते हैं, आओ कुछ तूफानी करते हैं, अब नया कानून बनाएंगे। नहीं, वो तो पहले जो मंत्रिमंडल है, जो प्रधानमंत्री है, वो सोचेंगे कि देश में ये कानून आना चाहिए, फिर वो लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति जी के पास लेकर के जाएंगे। तो उनका जो संसद का काम है वो सिर्फ और सिर्फ स्वीकृति का काम है, एग्री करने का काम है कि हाँ या ना, बस, ज्यादा नहीं। आपको आगे से नहीं सोचना देश के लिए क्या कानून आएगा क्या नहीं आएगा, ये काम है सरकार का। जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका सोचेगी कि अब हमें देश में ये कानून लागू करना है, अब हमें देश में ये पॉलिसी लागू करनी है, अब देश में ये विधि बनानी है। तो ये जो काम है, जो पूरा का पूरा आप कह सकते हो, जो प्लान स्ट्रक्चर करने का काम है, वो तो सरकार के पास है, वो तो कार्यपालिका के पास होता है। ओके, तो वो क्या है, कार्यपालिका के पास, हमारे कार्यपालिका के पास होता है। अब कार्यपालिका उस विधेयक को तैयार करेगी, फिर वो लोकसभा में, वो राज्यसभा में रखेगी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि कोई भी विधेयक, ठीक है, कोई भी विधेयक जिसे इंग्लिश में बिल कहा जाता है, बिल जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ सरकार ही रख सके या सरकार का मंत्री रख सके, और कोई भी रख सकता है, पर वो भी अभी आगे जानेंगे। थोड़ा सा ठंड रखिए आप, सर्दी का मौसम चल रहा है। ओके, धीरे धीरे हर चीज जानेंगे। परंतु मुख्यतः जो ज्यादा अगर कानून बनाने की शुरुआत करती है वो सरकार ही करती है, और वो आते हैं संसद में, और संसद में आते हैं, अगर हाँ मिल जाता तो ठीक, और नहीं तो वो कानून नहीं बन पाते। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ऑर्डर दिखाया है कानून के रूप से। ठीक है, विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है। देखिए, अब विधेयकों को तैयार करने का काम कौन कर रहा है? मैंने क्या कहा, कार्यपालिका करेगी, मतलब सरकार तय करेगी कि कौन सा कानून बनेगा। अब सरकार में भी क्या है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है। अब एक कोई विशेष कानून बना रहे हो, जैसे मान लो आप शिक्षा को लेकर के कोई कानून बना रहे हो, तो जो शिक्षा मंत्री है वो तय करेगा कि भाई ये होना चाहिए। अब शिक्षा मंत्री के पास इतना हो सकता है नॉलेज ना हो कि भाई एजुकेशन में और क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज है, क्या और अच्छा हो सकता है, तो उसके नीचे जितने भी नौकरशाही हैं, उसको जितने सचिव प्रोवाइड हैं, या उसके पास जितने एडवाइजर, जो आईएएस अधिकारी हैं, जो अधिकारी उनको दे रखे हैं, वो नौकरशाही तय करती है कि अच्छा ये काम होना चाहिए। वो सारी की सारी एडवाइस मंत्री को देगी, पूरा प्रारूप तैयार करके मंत्री को देगी। मंत्री फिर सरकार के पास जाएगा। सरकार के पास जाने का मतलब क्या है, पूरा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और मंत्री, सारे मंत्री बैठ करके बात करेंगे, हम ये चीज लेकर के आ रहे हैं, और इस चीज को इतनी तारीख को हम लोकसभा में पहले रखेंगे या फिर राज्यसभा में रखेंगे। पहले बताते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में रखेंगे, इतनी तारीख को रखेंगे, ये पूरा बिल है। कोई मना मत कर देना मीडिया के सामने, मुझे तो पता ही नहीं है, सब कुछ आप लोगों को बता दिया, और आपके सब पूरा कैबिनेट डिसीजन लेता है, पूरा मंत्रिमंडल डिसीजन लेता है कि अब इस बिल पर हमें काम करना है। ओके, इस बिल को लोकसभा राज्यसभा से हमें पास करवाना है। तो जो शुरुआत करी है सोचने की कि ये कानून बनेगा, वो सरकार ने करी, सरकार में मंत्री ने करी, और मंत्री को वो पूरा बना करके किसने दिया है, नौकरशाही ने बना करके दिया है। फिर ये नौकरशाही मंत्री को पूरी एडवाइस दे देते हैं, और मंत्री पूरा का पूरा कैबिनेट में, मंत्रिमंडल को जाकर के बताता है। विधेयक का उद्देश्य और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। ये विधेयक क्यों लाया गया है, ये बिल क्यों लाया गया है, हम इसको कानून बनाना क्यों चाहते हैं, इस विधेयक के पीछे हमारा क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये मंत्री बता सकता है, ये सरकार ही बताएगी। संसद के लोगों को नहीं बताएगी वो ये विधेयक बनाना क्यों चाहते हैं। ठीक है, संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। तो अब ये कैबिनेट जो सरकार बैठी है ये तय करेगी कि देखो अभी इस वाले सत्र में मत रखो, इसको मानसून सत्र में रखेंगे, मानसून सत्र में रखेंगे, और मानसून सत्र तक अपने 2-3 जगह राज्यसभा के चुनाव में वो भी हो जाएंगे, तो अपनी राज्यसभा में मेजोरिटी बढ़ जाएगी, तो अपना जल्दी आसानी से पास हो जाएगा। तो सब कुछ जो तय करना है कि कौन सा बिल कब रखना है, कौन सा बिल कब जाएगा, उस बिल के पीछे का क्या उद्देश्य है, ये सब कुछ जो तय करती है वो सरकार तय करती है, संसद तय नहीं करती। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जा सकता। तो कोई भी जो महत्वपूर्ण विधेयक है, कोई भी इंपॉर्टेंट बिल है, उसको बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति, तो यहां पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति लिए ना भाई, इस मंत्री के साथ नौकरशाहों ने मिलकर के एक पूरा प्रारूप तैयार कर लिया,
फिर अब ये सरकार, पूरे कैबिनेट, पूरे सारे के सारे मंत्रिमंडल बैठ करके क्या कर लेंगे, काम करेंगे कि हाँ भाई ये ठीक है, ये सही है, ये बात हो गई, सबको बता दिया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बिल लेकर के आ रहे हैं, इतनी तारीख को लाएंगे, इस वाले सत्र में रखेंगे, सब कुछ मंत्रिमंडल ने हाँ कर दी, हाँ ठीक है हम सब साथ हैं, ये बिल लाइए, शिक्षा मंत्री जी आप ये बिल लाइए, हम सब साथ हैं। तो वह कैबिनेट से, उस मंत्रिमंडल से जब पास हो गया, पास होने का इन द सेंस वो पास ही होता है, पर पूरे मंत्रिमंडल को जानकारी देनी होती है, क्योंकि वो मंत्रिमंडल एक टीम की तरह काम कर, ये सामूहिक जिम्मेदारी है, जो कि हमने आर्टिकल 75 में पढ़ी है, लास्ट चैप्टर में पढ़ी है। सामूहिक जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं कि आप अकेले चलते जाओ और बाकी सब पीछे चल छूट जाए। ये सामूहिक जिम्मेदारी, सबको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपकी सरकार क्या बिल लेकर के आ रही है। तो वो उन पूरी मंत्रिमंडल को पता चल जाता है, फिर वो डिसाइड कर लेते हैं कि इस तारीख को हम ये बिल लोकसभा में या राज्यसभा में रखेंगे। संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है। देखिए पहले तो आप ये समझिए कि निजी सदस्य और सरकारी सदस्य कौन से हैं। देखिए हम इनको दो भागों में विभाजित करते हैं, एक होता है सरकार सदस्य या गैर सरकारी। गैर सरकारी को हम लोग निजी भी बोलते हैं, निजी सदस्य। देखिए जो सरकारी सदस्य का अर्थ हो गया कि जो मंत्री हो, ऐसा विधेयक, सरकारी विधेयक जो कि क्या है, मंत्री के द्वारा रखा जा रहा हो, ठीक है, लोकसभा में या राज्यसभा में मंत्री के द्वारा रखा जा रहा है, ऐसे विधेयक को, ऐसे बिल को हम लोग क्या कहते हैं, सरकारी बिल कहते हैं, मतलब सरकार के द्वारा रखा गया है, ठीक है। तो सरकारी बिल कौन रखता है, मंत्री रखता है। अब मंत्री सब तो बनते नहीं है, हम लोगों ने जाना था 15% से अधिक नहीं, तो 80-81 से ज्यादा कोई मंत्री बन नहीं सकते। तो 545 में से आप 81 को काट दो भाई, ठीक है, उनको कम कर दो, और मंत्री तो राज्यसभा में से भी है, तो इन टोटल 245 ये मिला लो, इन 790 में से आप 81 को कम कर दो, बचे 701 है। तो ये जितने मंत्री हैं, उन मंत्रियों के अलावा जितने भी सदस्य हैं वो सब क्या कहलाते हैं, निजी सदस्य कहलाते हैं। या वो कोई विधेयक लेकर के आते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, निजी विधेयक। उसको इंग्लिश में कहा जाता है प्राइवेट बिल। क्या कहा जाता है, प्राइवेट बिल। कौन लेकर के आता है, मंत्री के अलावा कोई सदस्य, अब चाहे वो उस पार्टी का ही क्यों ना हो, ठीक है। देखिए मंत्री लेकर के आ रहा है, अब जैसे मान लीजिए कि बीजेपी की अभी सरकार है, तो बीजेपी का मंत्री होगा। अब चाहे बीजेपी के ही पार्टी का कोई व्यक्ति लेकर के आ रहा हो, पर वो मंत्री नहीं है, तो वो भी प्राइवेट मेंबर ही कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि विपक्ष की पार्टी वाले, जो भी मंत्री नहीं है उनके अलावा, मंत्रियों के अलावा कोई भी अगर विधेयक लेकर के आता है, बिल लेकर के आता है, तो उसको क्या कहा जाता है, निजी विधेयक या प्राइवेट बिल कहा जाता है। अब मंत्री ने रखा है, तो मंत्री का इस बिल का पास होने की पूरी संभावना है, ठीक है, पारित होने की पूरी संभावना है। इन बिल की संभावना नहीं होती है, इस बिल की बिल्कुल भी संभावना नहीं होती। क्यों संभावना नहीं होती है, क्योंकि देखो प्राइवेट मेंबर ने रखा है। अब प्राइवेट मेंबर के पास इतना ही सपोर्ट होता बिल को पास कराने का, तो फिर वो सरकार ही नहीं बना लेता ठीक है। तो और यहाँ पे मंत्री ने रखा है, मंत्री ने रखा है, इसका मतलब क्या है, एक तो पूरा कैबिनेट साथ है, और कैबिनेट साथ है मतलब जितने भी उस पार्टी के मेंबर्स हैं वो भी सारे साथ है। तो बोले ठीक है भाई, हमारे मंत्री ने रखा है, बिल्कुल हाँ पास करो। पर यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, ओके। जब ये बिल आते हैं, सरकारी विधेयक आते हैं, तो सरकारी विधेयक से सरकार की नीतियों के बारे में हमें पता चलता है, सरकार की नीतियों के बारे में हमें पता चलता है, या हम कह सकते हैं कि सरकार की क्या विचारधारा है वो हमें पता चलती है। यहां पर हम कह सकते हैं कि विपक्ष की जो विचारधारा है वो पता चलती है। अब आप कहोगे सर विपक्ष क्यों कह रहे हो, अभी तो आपने कहा था कि उस पार्टी का व्यक्ति भी ला सकता है। ला सकता है बिल्कुल, प्राइवेट बिल कोई भी ला सकता है। बीजेपी का मंत्री है तो बीजेपी के बाकी जो सदस्य हैं वो भी ला सकते हैं। पर जनरली क्या होता है कि ये विपक्ष के ही लोग लेकर के आते हैं, बीजेपी वाले नहीं लाएंगे, उनको रोक लेगा, बोले क्या कर रहा है भाई, क्या करवाना है तुझे, कौन सा कानून बनवाना है हमें बताना, हम मंत्रिमंडल बनाएंगे ना, अपन साथ साथ ही तो है, अगली बार चुनाव नहीं लड़ने के तुझे। तो वो विपक्ष वाले लाते हैं। तो विपक्ष का पता चलता है कि विपक्ष और कौन सा कानून चाहता है देश में, और कौन से मुद्दों पर फोकस विपक्ष डालना चाहता है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है कि अगर आपको बिल लाने से पहले 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है कि हम ये वाला बिल लाएंगे, और इसमें 1 महीने पहले आपको नोटिस देना होगा कि हम बिल लेकर के आने वाले, ठीक है। तो ये मुख्यतः क्या है, सरकारी विधेयक में और निजी विधेयक में, मतलब एक जो प्राइवेट बिल होता है और एक जो सरकारी बिल होता है, उसमें जो डिफरेंसेस है वो ये है कि सरकारी विधेयक मंत्री के द्वारा रखा जाता है, और वो मंत्री के अलावा कोई सा भी सदस्य हो, चाहे कोई सी ही पार्टी का हो, वो रख सकता है।
इसको पारित होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। यहां पर सरकार की नीतियों के बारे में और सरकार की विचारधारा के बारे में पता चलता है, या आप ये कह सकते हो जो पार्टी सरकार में है, जो पार्टी सत्ता में है, उस पार्टी की विचारधारा के बारे में पता चलता है। ठीक है, जो रूलिंग पार्टी है ना बच्चों, उस रूलिंग पार्टी की विचारधारा के बारे में हमें पता चलता है। वहां पे ऑपोजिशन पार्टी के बारे में पता चलता है। यहां पे 7 दिन पहले आपको बताना होगा और वहां 1 महीने पहले आपको बताना होगा। संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। और निजी सदस्य कौन है? मंत्री के अलावा सभी के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य निजी सदस्य हैं। और ये निजी सदस्य जो विधेयक लेकर के आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक। कोई भी विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है। तो सरकार के मैंने क्या कहा, अगर वो विधेयक ही पास करा सकता है तो फिर वो सरकार भी बना सकता है, वो निजी सदस्य। ठीक है, तो ये सरकार के समर्थन के बिना ऐसे विधेयक पास होना ना के बराबर ही चांसेस है, बिल्कुल ही ना के बराबर चांसेस है। ठीक है, तो इसीलिए तो कहा गया है कि संसद सिर्फ और सिर्फ स्वीकृति देने के लिए है, सिर्फ वो एग्री करता है हाँ या ना, बस, ज्यादा नहीं। कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा चांसेस तो तय हो जाते हैं कि हाँ सरकार लेकर के आई है, तो जिनकी सरकार है वो बिल बनेगा ही बनेगा। और अगर राज्यसभा में उस पार्टी का बहुमत है, मतलब आप मान लीजिए 245 लोग हैं और 245 में से 124 लोग अगर उस सेम पार्टी के, जैसे मान लो कि लोकसभा में बीजेपी की सरकार है अभी, और 124, 125, 130 लोग बीजेपी के हो गए, तो फिर तो भैया कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता उस विधेयक को कानून बनने में, क्योंकि लोकसभा में पास हो जाएगा, राज्यसभा में पास हो जाएगा। अगर कहीं ना कहीं वो रुकता है तो थोड़ा सा राज्यसभा में रुकता है, वो रुकता है तो राज्यसभा में रुकता है, लोकसभा में तो रुकने के ना के बराबर चांसेस होते हैं, क्योंकि लोकसभा में तो 50% + 1 पे तो आपकी सरकार ही बन रही है, और 50% + 1 पे जब सरकार बन रही है तो आप विधेयक भी पास करा लोगे। आधे से ज्यादा विधेयक है जो सामान्य बहुमत होता है, सिंपल मेजोरिटी होती है, उस पर चाहिए तो उस पर आराम से बनवा लेते हैं। तो ऐसे जो निजी सदस्य लेकर के आते हैं उनका पास होना बहुत ही मुश्किल है बच्चों। कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम। कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने तथा जनता जिसने उसे चुना है के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। अब देखो, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, जो सरकार है उस पर नियंत्रण, उस पर कंट्रोल करना और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का मतलब क्या है कि संसद समय समय पर सरकारों को यह बताएगा कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और उत्तरदायित्व किसके प्रति दिखाएगा? जनता के प्रति दिखाएगा कि आप जनता के लिए रेस्पॉन्सिबल बनिए, जनता इन चीजों के जवाब मांगती है, आप इन चीजों के जवाब दीजिए। तो मुख्य कामों में से एक काम यह भी है कि संसद कार्यपालिका को क्या कर रहा है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अब वो कंट्रोल करता है और उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है कि सरकार को यह काम करना चाहिए, सरकार को यह काम करना चाहिए, लोगों के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने, तो उनका जो अधिकार क्षेत्र है, कार्यपालिका का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार शासन को चलाना है। ठीक है, कानून बनाने का काम तो संसद के पास ही है, संसद ही है, और उनका जो अधिकार क्षेत्र है कार्यपालिका का, उस अधिकार क्षेत्र को सीमित करना कि भाई आप अपने अधिकारों से बाहर मत जाइए, आप अपने अधिकारों को क्रॉस मत करिए, जितने आपके अधिकार है उन अधिकारों की सीमाओं में रहिए। अब आप ये कहोगे कि सर अभी तो आप कहते हो कि जो कहीं ना कहीं कानून है सरकार बना देती है, फिर आप अभी क्यों कह रहे हो कि संसद? देखो बेटा, है तो संसद के आदमी ना, सरकार विधेयक ही तो लेकर के आ रही है, बिल ही तो लेकर के आ रही है, पास करना ना करना तो संसद के आदमी। कल को मान लो कोई ऐसा ही विधेयक आ जाए जिस पार्टी की सरकार उस पार्टी के लोग ही विरोध में चल जाए, तो वो पास ही नहीं होगा। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि बीजेपी जब किसानों के लिए कानून लेकर के आती है, तो उन कानूनों का जब विरोध होता है तो पंजाब से जो मिनिस्टर थी बीजेपी की सरकार में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया बीजेपी को। अब मान लो कोई ऐसा बिल आ जाए जब और भी सदस्य विरोध में हो जाए और उन्होंने विरोध में वोटिंग डाल दी, तो रुक गया बिल। राज्यसभा ने रोक दिया तो रुक गया बिल, राष्ट्रपति साहब ने रोक लिया तो रुक गया बिल। तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथ में पावर नहीं है, पावर तो संसद के हाथ में ही रहेगी। पर एक जनरल ओवरव्यू देखते हैं, काफी जो बिल है वो पास हो जाते हैं क्योंकि सरकार का थोड़ा सा दबदबा रहता है। अब आते हैं वित्तीय कार्यों पर। सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं, इन कामों पर धन खर्च होता है। भाई सरकार को खूब काम करने होते हैं और हर काम में धन खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं है, पैसे के बिना क्या चलता है, ठीक है ना। ये धन कहां से आता है, बहुत बड़ा सवाल पूछता है भारत की, ये धन कहां से आता है, ठीक है ना। ये धन कहां से आता है पूछता है भारत, ये जो सिक्के हैं ये कहां से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो सरकार की फैक्ट्री में से आ रहे हैं वैसे, ठीक है। बाकी जो सरकार धन खर्च कर रही है वो सरकार के पास धन कहां से आ रहा है वो एक बड़ा सवाल है, उस पर चर्चा करते हैं।
प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है। देखिए अब प्रत्येक सरकार क्या करती है, कर को वसूलती है, कर लेती है। कर वसूल और कर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रत्यक्ष कर और एक होते हैं अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर जो कि डायरेक्टली किसी व्यक्ति पे लगाए जाते हैं, जनरली ये इनकम पे लगते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, आय कर, इनकम टैक्स जो इनकम पे लगे हो। और अप्रत्यक्ष कर जिसमें वस्तु और सेवा कर आ जाते हैं, जीएसटी, इन पे अपन लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आपको कर के बारे में मैं एक नई चीज पढ़ाऊंगा, पहले अपन वही पढ़ेंगे और फिर अपन इस पे आगे बढ़ेंगे। देखिए अब जो कर है वो दो प्रकार के होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर इनकम पे सरकार 4 प्रकार के कर लगा सकती है। 4 प्रकार के टैक्स होते हैं, 4 प्रकार के टैक्स पर चर्चा करते हैं। ठीक है ना, आय पर जो कर लगाए जाते हैं वो 4 प्रकार के हैं, वो जानते हैं कौन कौन से, उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो है, अगर मैं उसे इंग्लिश में कहता हूं तो प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्स। और हिंदी में से कहा जाएगा आरोही कराधान, आरोही कराधान। अब ये क्या है इसको समझो। आरोही कराधान का मतलब ये है, या प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब ये है कि जब आपकी आय बढ़ेगी, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप पे कर भी बढ़ेगा, मतलब टैक्स भी बढ़ेगा। आप 1 लाख कमा रहे थे, अब आप साल के 10 लाख कमा रहे हैं, तो 10 लाख कमा रहे हो तो टैक्स भी आपको ज्यादा देना होगा। ओके, दूसरा है आपकी अगर आय कम हो गई तो आपका कर भी कम कर दिया जाएगा, आपका टैक्स भी क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला जो सबसे पहला है वो कौन सा, प्रोग्रेसिव टैक्स या आरोही कराधान। दूसरा अपन लोग अगर बढ़े तो इसका उल्टा देख लो, रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अवरोही कराधान। अवरोही कराधान में बिल्कुल इसका क्या होगा, उल्टा होगा। उल्टा ये होता है कि आपकी आय अगर बढ़ गई, ठीक है, अगर आपकी आय बढ़ रही है तो टैक्स तो वो रहेगा ही, और पर अगर आपकी आय कम होती है तो भी कर क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। तो भी कर क्या होगा, बढ़ा दिया जाएगा, मतलब कर इसमें बढ़ेगा ही बेटा। और ये जो रिग्रेसिव टैक्स या अवरोही जो टैक्स है, ये बिल्कुल जब इसको शोषणकारी सरकारें होती है ना वही लगाती है, जैसे कि ब्रिटिश सरकार लगाया करती थी, कि मतलब आपकी इनकम गिरती जा रही है फिर भी आप टैक्स बढ़ाते जा रहे हो। जैसे हमने देखा था किसानों से वो लगान वसूलते ही हैं। तो जब आपकी आय चाहे गिर रही हो चाहे बढ़ रही हो, पर आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। जनरली इसमें फॉर्मूला ये दिया जाता है कि आपकी इनकम गिर रही है और टैक्स आपका बढ़ता जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, रिग्रेसिव टैक्स। तीसरा होता है बेटा आनुपातिक, या जिसे हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स या इसको क्या जाता है, आनुपातिक कराधान। अब आनुपातिक कराधान का अर्थ क्या हुआ, इसमें यह कहा गया कि आपकी चाहे इनकम कितनी हो, ठीक है, आपकी इनकम कितनी हो, कर बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। कर क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। मतलब आप 10 लाख कमाओ तो भी उतनी, 15 लाख कमाओ भी तो नहीं 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 नहीं। अगर कर की रेट है, मान लीजिए कर की जो रेट है, कर जो दर है 10% है, 10% है। अब 10% का मतलब ये हो गया कि अगर आप 10 लाख कमा रहे हो, अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो साल के, तो इसका 10% निकालो, कितना हो गया, 1 लाख। ठीक है, तो आप 1 लाख सरकार को पूरे साल का टैक्स दे दो। अब आप 15 लाख कमाने लग गए साल के, तो अभी भी टैक्स आपको 10% ही देना है, पर जितना कमा रहे हो उसके अनुपात में, उसके रेशियो में। तो अब आपका कितना आएगा, 1.5 लाख। कितना आएगा आपके पास, 1.5 लाख आएगा। ठीक है, जब यहां पर आप 10 लाख कमा रहे थे तब 1 लाख दे रहे थे, अब 15 लाख कमा रहे तो आप 1.5 लाख दे रहे हो, क्योंकि आप कमा रहे हो तो सरकार को भी तो खुद दे। ठीक है, तो अनुपात में देना होगा, मतलब जितनी आपकी इनकम बढ़ी है उस टैक्स का, उसकी इनकम का उतना ही रेशियो आपको पे करना पड़ेगा सरकार को। फिर लास्ट जो हमारा आता है वो है बेटा अवकर्मण कराधान। अवकर्मण कराधान या जिसे डिग्रेसिव टैक्स भी कहा जाता है। डिग्रेसिव टैक्स प्रोग्रेसिव का और प्रोपोर्शनल का, आरोही टैक्स और आनुपातिक टैक्स का क्या है, मिक्सअप है, दोनों को जोड़ दिया गया है। इसमें यह बोला गया कि इनकम बढ़ेगी तो आपका टैक्स बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ता जाएगा, पर एक इनकम पर आने के बाद, एक आय पर आने के बाद क्या होगा, आप पर लिमिट लग जाएगी, उससे उस लिमिट के बाद आपको एक सेम टैक्स देना है। जैसे मान लो 30 करोड़ है, 30 करोड़ के बाद सबका टैक्स सेम, ठीक है, सबके सब सेम टैक्स दो। तो जब तक 30 करोड़ तक तो पहुंचे तो इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ा, इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ा। अब 30 करोड़ के बाद चाहे आप 100 करोड़ तक कमाओ, आपको वो लिमिट टैक्स ही देना है। तो वहां पे क्या कर दिया गया, टैक्स की रेट सेम कर दी गई। 30 से लेके 100-150 करोड़ तक आप कमा रहे हो, आपका टैक्स सेम है। तो यहाँ पे 30 करोड़ तक तो क्या हुआ, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, 30 करोड़ तक तो क्या हुआ है कि इनकम बढ़ी तो टैक्स भी बढ़ा, पर यहाँ पर, और 30 करोड़ के बाद आपकी जो रेट है टैक्स की वो बिल्कुल सेम कर दी गई। तो 4 प्रकार के इनकम पे टैक्स सरकार लगाती है। ओके, तो
तो कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है, तो कर वसूलेगी और फिर अपने संसाधन बढ़ाएगी। लेकिन लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। तो संसद कराधान कि कितना कर लगाना है और सरकार द्वारा धन का जो प्रयोग करती है सरकार उस पर नियंत्रण रखती है, उस पर कंट्रोल रखती है। यदि भारत सरकार कोई नया कर प्रस्ताव लाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। अब सरकार मान लीजिए कोई नया कर लगाने वाली है, चाहे मान लीजिए वो प्रत्यक्ष कर हो चाहे वो अप्रत्यक्ष कर हो, कोई सा भी कर लगाने वाली हो, तो उस पर क्या होगी, आपको संसद से पूछना पड़ेगा लगा दे या नहीं लगाए। संसद की वित्तीय शक्तियां उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। संसद की जो वित्तीय शक्तियां हैं, जो संसद की जो फाइनेंशियल पावर्स है, वो सरकार के कार्यों को धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है कि भाई सरकार जो भी काम करे उसके लिए जो धन उपलब्ध कराएगी वो कौन कराएगी, संसद कराएगी। जो पार्लियामेंट है वो क्या करेगी, धन उपलब्ध करा के देगी। यह क्लियर हो गया। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित का विवरण संसद को देना पड़ता है। अब सरकार ने कितना खर्च करा है, ठीक है, और उसका कितना प्रस्तावित है कि इतना खर्चा और हो जाएगा, इस सब का विवरण उनको देना पड़ता है। अब सरकार की इनकम कितनी हुई, मेरी बात बताइए, सरकार को पैसा कितना मिला और सरकार ने एक्सपेंडिचर कितना करा, खर्चा कितना करा। ये जो खर्चा करा है और उनकी इनकम कितनी हुई है, ये सब कुछ क्या है, बजट है। ठीक है, ये बजट है बच्चों। तो बजट सरकार बताती है, हर एक साल में अपना बजट अनाउंस करती है। तो उसमें पिछले हमने इतनी इनकम ली थी और इतना हमने खर्चा करा था और इतनी अब इनकम है और इतना हम लोग खर्चा करने वाले। संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार न तो गलत खर्च करे और न ही ज्यादा खर्च करे। तो संसद यह भी देखती है कि सरकार को न तो गलत खर्च करना चाहिए, कोई फालतू जगह लगा रही हो, और यह भी ना हो कि सरकार कोई ज्यादा खर्चा कर रही हो, फालतू का बेफिजूल के जो खर्चे होती हैं वो खर्चे कर रही हो। संसद ये सब बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के माध्यम से करती है। तो जो बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य होता है, मतलब जो फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट आता है, ठीक है, फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट, ये हमारे संविधान में बजट के लिए शब्द इस्तेमाल करे गए हैं। फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, ये शब्द इस्तेमाल करे गए। और इसमें मतलब ये हो गया कि बजट की हर साल में एक बार बजट अपना प्रस्तुत करेगी देश की सरकार। अब आ जाते हैं प्रतिनिधित्व पर। संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूह के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। तो संसद क्या है, संसद अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रही है। तमिलनाडु के लोग भी वहां पर हैं, राजस्थान के भी हैं, कश्मीर के भी हैं, अरुणाचल प्रदेश के भी हैं, आसाम के भी हैं, सारी जगह के अलग अलग क्षेत्रों का। सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक जो समूह है उनका भी, तो सभी जाति के लोग भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, सभी धर्मों के लोग भी हैं। तो सबका क्या है, वहां पे प्रतिनिधित्व कर रही है, कोई हो या ना हो। संसद भारत की संसद है और भारत की संसद का मतलब भारत की 130 करोड़ आबादी उसमें आ जाती है। भारत की संसद कोई निर्णय ले रही है, मतलब भारत के 130 करोड़ लोग निर्णय ले रहे हैं। यह बात मैंने कार्यपालिका पढ़ाई तब भी कहा था। अब कार्यपालिका में प्रधानमंत्री जी, तो कार्यपालिका प्रधानमंत्री जी किसने बनाया है, संसद ने बनाया है। संसद को किसने बनाया है, हम लोगों ने तो चुन के भेजा है। मतलब हम जो भी काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं इनडायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन पर नजर किसकी है, संसद की, और संसद पर नजर किसकी है, हमारी है कि अगली बार हटा देंगे अगर ये लोग काम नहीं करेंगे। फिर आता है बहस का मंच। संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। तो मतलब वाद विवाद, डिबेट चलती रहती है, ठीक है, कि भाई ये बढ़िया है, ये खराब है, इसमें सुधार करिए, इसको और इंप्रूव कर सकते हैं और इसको बेहतर बना सकते हैं। ये जो सारी की सारी बातें वो संसद में ही डिस्कस होती हैं। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। तो विचार विमर्श आप चाहो कितना भी विचार विमर्श करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको जितना विचार विमर्श करना हो विचार विमर्श करो, कोई भी अंकुश नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है कि भैया आप इतना ही विचार विमर्श कर सकते हो या आप यही बात बोल सकते हो, ये नहीं बोल सकते। सदस्य को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। सदस्य को लोकसभा में, राज्यसभा में निर्भीकता से, मतलब बिना किसी डर के, बिना किसी भय के वो आराम से बोल सकता है। और संसद में कुछ भी उसका बोला गया, संसद में जो भी उसने बोला, जो भी मुद्दे उठाए और कुछ करा, अगर उसने कुछ गलत भी बोला है तो उस पर वो कार्रवाई नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ये छूट है, क्योंकि वो अपने विचार रख रहा है और विचार रख करके सच में वो कोई ऐसी समस्या बताना चाहता है जिस पर हम लोग ध्यान ना दे रहे हो, तो सदस्य है वो अपनी निर्भीकता से बिल्कुल बात रख सकते हैं। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। तो संसद राष्ट्र के समक्ष, अब देखिए क्या हुआ, तमिलनाडु का कोई व्यक्ति खड़ा होकर के बता दे कि ये परेशानी है हमारे तमिलनाडु में, इन परेशानियों पे ध्यान दे। अब हो सकता है कि उस परेशानी पे आपने कभी पहले ध्यान ही नहीं दिया,
अब राष्ट्र की समस्या एक मुद्दा है, ऐसे हो सकते हैं अनेकों मुद्दे ऐसे आ जाए। अब उन पे सरकार और जो पूरी संसद है वो विश्लेषण कर सकती है, एनालिसिस कर सकती है कि इसको कैसे सुधार कर सकते हैं, ये जो मांग करी गई वो मांग कहां तक सही है, इस मांग में और क्या गलत है, किस प्रकार से इनकी मांग पूरी हो सकती है, या ये जो समस्या है समस्या का कैसे समाधान हो सकता है। तो संसद पूरा विश्लेषण कर पाती है। ये विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। और ये जो विचार विमर्श चलता है, ठीक है ना, ये जो पूरा डिस्कशन जो हो रहा है, यही क्या है, हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। क्योंकि विचार विमर्श में हमेशा एक बात कहता हूं कि बात करने से बात बनती है। अगर आप लोग बात नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो अब वहां पर विचार विमर्श हो रहा है कि ये बिल ठीक है, ये बात जो हो रही है वो सही है, ये गलत है। तो विचार विमर्श करने से ये जो लोकतांत्रिक निर्णय की जो प्रक्रिया है कि हम कोई भी लोकतंत्र में निर्णय लेते हैं, ये जो प्रोसीजर हम अपना रहे हैं, यही क्या है, हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। फिर आते हैं संवैधानिक कार्यों पर। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 भारत के संविधान का भाग 20 कहता है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां एक समान है, ठीक है। तो जैसी पावर लोकसभा के पास है वैसी पावर राज्यसभा के पास है संविधान में संशोधन करने के लिए, एक समान है। यह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि लोकसभा के पास क्या शक्तियां हैं, राज्यसभा के पास क्या शक्तियां हैं, और लोकसभा के पास विशेष कौन सी शक्तियां हैं और राज्यसभा के पास विशेष कौन सी शक्तियां हैं। प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है, ठीक है। तो प्रत्येक जो संविधान संशोधन है उसमें दोनों सदनों से एक जैसे बहुमत से पास होना जरूरी है। वो विशेष बहुमत हो तो विशेष बहुमत, और अगर कहीं पर कह रखा है कि सरल बहुमत से पास करा लीजिए, सिंपल मेजोरिटी से पास करा लीजिए, तो उससे भी हो जाएगा। अब बात करते हैं निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य, संसद चुनाव संबंधी कुछ कार्य करता है। ये भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो हमने देखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन कर रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कर रहे हैं, और उपराष्ट्रपति में तो सभी लोग वोट कर रहे हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत सभी लोग वोट कर रहे हैं। तो निर्वाचन संबंधी कुछ इलेक्शन के रिगार्डिंग भी ये लोग काम कर रहे हैं। अब जानते हैं न्यायिक कार्य। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के प्रस्ताव पर विचार करने के कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब भारत के राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाए जाने का जो प्रोसीजर है, जो महाभियोग हम लोग पढ़ के आए हैं, वो महाभियोग क्या है, इनके न्यायिक कार्य में आता है, इनके जुडिशियल वर्क्स में आ जाता है। ओके, तो आज के लिए अपना इतना ही। ये लेक्चर भी पूरा कंप्लीट होता है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा, कौन सी चीज़ आपको बहुत ही मज़ेदार लगी और कोई चीज़ नहीं समझ में आई वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पर एक काम जरूर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। ये जो अच्छी एजुकेशन है वो सब तक पहुँचनी चाहिए। सबको 11th 12th में ही क्या है तैयारी करने का मौका मिलना चाहिए। और हिंदी मीडियम के बच्चे तो मतलब बहुत ही उनके पास संसाधन नहीं मिल पाते, तो अगर ऐसे एजुकेशन आप लोग पहुंचाओगे तो वो बहुत ही उनके लिए अच्छा काम होगा। तो आप वो करिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।